बहस चल रही थी डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को लेके। समटाइम ये रिजर्वेशन हरियाणा दे रहा था कि 75% कोटा उसने अपने लोकल लोगों को दे दिया, तो कभी कर्नाटका, तो कभी आंध्रा, कभी यूपी, तो कभी एमपी, कभी बिहार। इस तरीके से करते क्या है कि बेसिकली निवास आधारित एक आरक्षण की जो बात है वह कर देते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि यूपी गवर्नमेंट ये कह दे कि जो यूपी में रहने वाले लोग हैं, हम इन स्टेट के लोगों के लिए किसी भी जॉब में इतने % जो रिजर्वेशन है, प्रेफरेंस है, वह दे देंगे कि अगर 100 सीट्स आती है तो 50 सीट्स हम अपने डोमिसाइल बेस देंगे, है ना। तो ये एक मुद्दा काफी देरों से चल रहा था। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेस में कई तरह के डिसीजंस दिए। हाल ही में एक डिसीजन जो है वह चर्चा में रहा और डिसीजन के थ्रू हम डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन की बात करेंगे। एक चूंकि एक काफी इंपॉर्टेंट विषय है, मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के लिए भी, दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे कि जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन है, हमारे बात करने का क्राइटेरिया होगा डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन और क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, हम इसको जानेंगे। क्या इसमें संविधान में प्रावधान किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के साथ साथ हम पक्ष विपक्ष की बात करेंगे, जिससे आपको एक मेंस आंसर राइटिंग लिखने का मौका मिलेगा और मेंस आंसर राइटिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। साथ ही यूपीएससी ने डोमिसाइल को लेकर प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बात करेंगे, तो इस विषय पे आपकी राय जो है वह क्लियर हो जाएगी। ओके, सो हम सबसे पहले बात करेंगे एक केस है बच्चों, आपको याद रखना है, डॉक्टर तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल 2025। और इस केस में जानते हो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप सभी जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। आपको पता है ना कि कोई भी हमारे देश में संविधान की सुपरमेसी है, संविधान सर्वोच्च है। कोई भी लॉ अगर ऐसा बनता है कि वह संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, उसके बियॉन्ड जा रहा है, तो उसको शून्य घोषित करने का काम जो है वह हमारे देश का माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ना। तो यहां पर क्या कह दिया कि भाई इसका एक आधार भी तो आप दोगे। आधार ये दे दिया कि देखो आर्टिकल जो 14 है ना, जो कि इक्वालिटी की बात करता है, इसका उल्लंघन करता है। ठीक है, इसमें क्या कह दिया कि आर्टिकल 14 का जो समानता के अधिकारों की हम बात करें, समानता के अधिकारों का उल्लंघन जो है वह करता है। और आपको पता है हमारे देश में कोई भी ऐसा लॉ जो है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नहीं बना सकता जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का स्पेशल वायलेशन जो है वह करता है। अब देखो कि ये बात तो होगी। अब लेकिन ये डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन का जो ये मामला था बच्चे, ये इस केस का रिलेटेड होता था मेडिकल कॉलेजेस में और मेडिकल कोर्सेज में जो पीजी का कोर्स था, अंडर ग्रेजुएशन नहीं, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रही हूं। तो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एडमिशंस के लिए क्या कर दिया कि डोमिसाइल बेस्ड आरक्षण को बेसिकली एक असंवैधानिक घोषित कर दिया, ये बात इसमें कह दी। ठीक है, अब देखो कि बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का अलग कहना है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सारी चीजें, ये सारी चीजें तो भाई मेरिट बेस्ड होनी चाहिए, मेरिटोक्रेसी एक फ्रेमवर्क की बात करता है। ठीक है, हालांकि लोगों का ये कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इसको सुप्रीम कोर्ट को ना फिर से ना रिकंसीडर करना चाहिए। रिकंसीडर जो है वह करना चाहिए, एक बार फिर से इस पे पुनर्विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है देखो, ये बच्चे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और मेडिकल, मान लीजिए कि अगर हम यूपी गवर्नमेंट की बात करें कि उसने पीजी कोर्सेज में एडमिशंस लेने के लिए जो डोमिसाइल उसको दे दे कि भाई हम 50% आरक्षण केवल अपने यहाँ के लोगों को देंगे। इसका मतलब यह है कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनको पीजी करने का मौका मिलेगा और उसके बाद उनके पास जो वो मेडिकल एबिलिटी होगी उसके आगे जाके वह प्रैक्टिस और फिर डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि अगर आप किसी और स्टेट के लोगों को मौका देते हैं तो स्टेट का ये मानना है कि वो लोग तो वापस चले जाएंगे अपने राज्य में, वहां पर जाके सेवाएं देंगे। तो इससे हमारे स्टेट की जो हेल्थ और बाकी चीजें हैं, है ना, हेल्थ इंफ्रा है, इन सभी का यूज बेसिकली दूसरे स्टेट के लोग कर रहे हैं और हमें फायदा इसका कम होगा। लोकल लोगों को बेनिफिट देना स्टेट की प्रायोरिटी है। ठीक है, ये बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया मेरिटोक्रेसी एक जो फ्रेमवर्क है इसका यूज करना चाहिए, मेरिट फ्रेमवर्क करना चाहिए, ताकि ब्रेन ड्रेन ना हो, जो लोग ज्यादा स्किल है उनको जॉब मिल सके। ठीक है, अपना अलग अलग कहना है, बस इसी चीज का हमें पक्ष विपक्ष जानना है। अब आप देखेंगे बच्चे कि यूपी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए, जैसे कि हम देखेंगे, सारे जजमेंट्स को याद करने की जरूरत नहीं है। जगदीश सरन जजमेंट है 1982 का, प्रदीप जय जजमेंट है, ठीक है, नील ओरिया यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट है, राठौड़ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये जजमेंट है। इन सभी जजमेंट में मेडिकल एजुकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रशासनिक दक्षता को केवल योग्यता, अमूर्त योग्यता से नहीं बल्कि ऐसे परिणामों से भी मापा जाए जो कि सामाजिक भलाई को बढ़ावा देते हैं। अब देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बेसिकली जो सोशल गुड्स है उसको ज्यादा बेनिफिट हो, जो सोसाइटल गुड्स है उसको हम ज्यादा बेनिफिट दे सके। तो यहाँ पे मेरिटोक्रेसी का मतलब केवल नंबर से नहीं है। हम जो सामाजिक भलाई की बात कर रहे हैं, हम इसे केवल योग्यता से या फिर नंबर से नहीं माप रहे, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि हाँ भाई ये ऐसे भी परिणाम होने चाहिए जो कि सामाजिक भलाई को ज्यादा बढ़ावा दे सके और संरचनात्मक
असमानताओं को भी कम कर सके। साथ ही इसमें ये कहा कि देखो जैसे कि जो गृह राज्य होम स्टेट है, मान लीजिए आप एमपी के हैं ना, आपका होम स्टेट हो गया, तो गृह राज्य में जो लोग रहते हैं और सेवा करते हैं उनकी ज्यादा संभावना है कि वो प्राथमिकता देंगे। जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण इस बार का अगर हम देखें बच्चे 24-25 ये कहता है कि अधिवास आरक्षण जो आरक्षण है, मतलब डोमिसाइल बेस्ड जो आरक्षण है, स्वास्थ्य सेवा में पहुंच को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। ठीक है, ये बात यहां पर कहा। साथ में ये भी कहा कि योग्यता की एक व्यापक समावेशी परिभाषा को भी इसमें दिखाया गया। अब देखो यहां पे बच्चे जो आपने देखा कि बेसिकली जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2024-25 का, ये क्यों ऐसा कह रहा है कि जो स्टेट के लोग हैं अगर वो पीजी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहां से मेडिकल करते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी ज्यादा संभावना है कि वह अपने ही राज्य में रहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, वहां का जो स्टेट हेल्थ पूरा इंफ्रा है वो सारी चीजें ज्यादा कैसे होंगी, प्रमोट होंगे, है ना, और जो वहां पे असमानता है वो कम होगी, लोकल लोगों को इससे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे डिसीजंस में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि प्रशासनिक दक्षता केवल आपकी अमूर्त योग्यता नहीं है बल्कि सामाजिक भलाई का भी एक पैमाना है, ये भी इसमें देखा जाएगा। चलो खैर ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट वाली। अब हम देखेंगे बच्चे, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूं कि क्या राज्य अगर चाहे तो आरक्षण दे सकता है, डोमिसाइल आधारित आरक्षण क्या राज्य दे सकता है? अभी मैं आपको कुछ केसेस बताती हूँ। ठीक है, पहले केस देखो, केस है हरियाणा का। अब हम मेडिकल कॉलेजेस से बाहर आ जाओ, अब स्टेट गवर्नमेंट की थोड़ी सी पॉलिसीज की बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि हरियाणा, आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि किस किसने डोमिसाइल बेस आधारित आरक्षण जो है वे दिए। अब बच्चे 2020 में क्या किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बिल लेकर आए। ठीक है, और ये जो बिल था ना वो था 75% आरक्षण का, कि बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, देखो केवल ये बस यहाँ इंग्लिश में है, बाकी इसका हिंदी पूरा ये लिखा है। ठीक है, हिंदी में भी सारी स्लाइड्स को रखा गया है आपके कॉमेंट्स को देखते हुए। तो बच्चे आप देखिए कि 75 रिजर्वेशंस जो है वह हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर जो जॉब होंगी वो लोकल लोगों को देंगे, ताकि यहाँ पर हमारे ही जो जगह के लोग हैं उन्हें ज्यादा नौकरियां मिले। अब देखो आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि क्या हरियाणा गवर्नमेंट का ये वाला जो डिसीजन है क्या वो सही है? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है बच्चे वो कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर आर्टिकल 16(4) को बता देता है, और इसमें यह कहा गया कि बेसिकली देखो अगर स्टेट गवर्नमेंट को यह लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो एक एटिकेट रिप्रेजेंटेशन है, जो एक उचित प्रतिनिधित्व है, अगर वह किसी जगह पर नहीं है तो राज्य चाहे तो आरक्षण दे सकता है ना, बैकवर्ड लोगों के कल्याण के लिए आरक्षण दे सकता है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आरक्षण दे सकता है। सो ऐसे आरक्षण की शक्ति आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में है, और सार्वजनिक रोजगार में समानता की बात करेगा कि राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से ये नहीं रोकता है। राज्य की राय में अगर राज्य के अधीन सेवाओं में एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य चाहे तो ऐसा बिल्कुल कर सकता है कि वह इस तरह के आरक्षण को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, चलिए खैर ये तो बात हुई बच्चे कर्नाटक हरियाणा की। अब देखो हम कर्नाटका गवर्नमेंट की बात करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट भी एक बिल लेकर आती है 17 जुलाई 2024 में, और इसने भी कह दिया कि 75% जो रिजर्वेशन है वो मैनेजमेंट जॉब्स में वहां के लोगों को दिया जाएगा, 50% जो जॉब है वो वहां के लोकल कैंडिडेट्स को होगी। ठीक है, तो इस तरीके का रिजर्वेशन कर दिया। एंड बिफोर कर्नाटका अदर स्टेट में अगर हम देखें, हरियाणा की बात कर ली, आंध्र प्रदेश की बात करें, और इस तरह के लोकल लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात प्राइवेट सेक्टर में कई स्टेट कर चुके। अच्छा आपने सुना होगा एमपीपीएससी, हाँ ऑब्वियस सी बात है ना, मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है। आप अगर यूपीपीएससी की बात करें, आप बिहार की बात करें, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चे की सभी सिविल सर्विसेज में कुछ कुछ परसेंटेज इसमें ऐसे रिजर्व कर दिए जाते हैं फॉर डोमिसाइल, कि अगर वहां का आदिवासी है, मान लीजिए मध्य प्रदेश का आदिवासी है, तो 33% सीटें मान लीजिए वहां के लोगों के लिए रिजर्व कर देंगे। ठीक है, हालांकि अलग अलग तरीके से उसको क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है, लेकिन फिर भी क्या है कि ये राज्य अगर ऐसा कर देते हैं तो इसके पीछे कारण है। तो यहाँ पर देखो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 तो हमने देख लिया, 16 क्लॉज 4 कि ये राज्य को ऐसा आरक्षण करने का प्रावधान कर, राज्य ऐसा कोई आरक्षण कर सकता है जिससे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं या जिसे सच में आरक्षण की जरूरत है उसको लाभ मिले, और ऐसा करने से इसे नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 और आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ये दोनों भी बच्चे इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। आगे देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूं, क्वेश्चन फॉर मेंस प्रैक्टिस। क्वेश्चन है, भारत में निजी रोजगार में राज्य द्वारा लगाए गए अधिवास आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क
और इन मुद्दों पर विचार करते समय नीति निर्माताओं को किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद आप लिखने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है इतनी टाइपिंग शायद हम सभी कर लेते होंगे कि आप कॉमेंट्स में आंसर को डाल सके, टेलीग्राम पे मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं उस आंसर को चेक कर दूंगी, है ना। ये टेलीग्राम चैनल है @manju_pw_UPSC वाला। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर जो है मैं करा देती हूँ। उसके पहले मैं बता दूं बच्चे, यूपीएससी फाउंडेशन का कोर्सेज जो 2026 के लिए एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए संकल्प बैच है, हिंदी एंड इंग्लिश, टाइटन बैच है 26 फॉर ओनली इंग्लिश, 25 के एस्पिरेंट्स के लिए भी है प्रहार टाइटन। खैर अब तो काफी समय हो गया, तो यहाँ पर मैं बता दूं 26 के बच्चों के लिए स्पेशल बैचेस अवेलेबल है और आप डिस्क्रिप्शन में बाकी लिंक देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। ओके, तो बच्चे कोई भी आपके चारों तरफ एक आर्ग्यूमेंट जो है वह चल रहा है, सभी स्टेट अगर ऐसा करे तो यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछने कुछ नया नहीं है, है ना। चलिए, तो मैं यहां पर आपको बताती हूं कि आखिर हम किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि क्या राज्य ऐसा कर सकता है, तो आप इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4 लिख सकते हैं सबसे पहले। लेकिन बच्चे जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, आप स्टार्टिंग में कर्नाटका की बात कर दें, आप स्टार्टिंग में तमिलनाडु की बात कर ले, आप स्टार्टिंग में हरियाणा की बात कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स होंगे। फिर आप बता दें कि भाई इसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्टे लगा दी या बाकी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कहा कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसमें जो कुछ आर्टिकल्स है वो आपने लिख दिए, कुछ आर्टिकल्स आपने मेंशन कर दिए। आप ये भी लिख सकते हैं कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये कहता है कि स्टेट चाहे तो ऐसा प्रावधान कर सकता है। ओके, तो अब बच्चे अगर हम इसके पक्ष और विपक्ष के तर्क देखें, पक्ष और विपक्ष के तर्क अगर हम देखें, एक्सेस द आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट क्या है, तो पहले हम बात करेंगे कि आखिर इसके विपक्ष में क्या तर्क है। आपको सोच पा रहे हैं इसके विपक्ष में क्या तर्क है? क्या ऐसे तर्क है कि हमें ये करने से रोकते हैं? विपक्ष में क्या तर्क है अगेंस्ट अगर हम देखें, सबसे पहली बात तो ये है बच्चे कि ये कहा जाता है कि ये तो भाई वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल मौलिक अधिकारों का हनन है। ठीक है, और कौन सा फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी जो है बच्चे ये कहता है कि देश में सभी नागरिकों के पास ये अधिकार है कि बेसिकली वह किसी भी तरह का व्यापार या पेशा पूरे देश में कहीं भी कर सकते हैं। और ऐसे में अगर कोई इस राज्य ये करता है कि केवल डोमिसाइल को रिजर्वेशन दे दे तो डेफिनेटली हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और इंडिया की टेरिटोरी में कहीं भी। ठीक है, दूसरी बात हम ये कह दे बच्चे कि देखो हम कभी कभी क्या कहते हैं, बाहर के लोग जो है वह बुलाते हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स होती हैं। तो लोकल लेवल पर आप देखेंगे कि अगर स्किल की जो कमी है, स्किल्स जो है अगर वह नहीं है, तब ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि रिजर्वेशन के नाम पर आप अयोग्यता जो है उससे अपना पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह भर ले। तो यहाँ पर लोकल लेवल पर जो स्किल्स है बेसिकली ये कम होती हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि आप स्किल्ड लोगों को जो है वह एक मौका दे। सो विपक्ष में ये दूसरा तर्क हो गया। तीसरा हम देखेंगे बच्चे इन्वेस्टमेंट का चैलेंज है ना। तीसरा हम देखेंगे विपक्ष में और क्या चैलेंजेस है इन्वेस्टमेंट का। देखो मान लो इन्वेस्टमेंट का कि कोई भी बिजनेस पर्सन है, बिजनेसमैन है, वो क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर ये लगेगा कि स्टेट जो है वह ज्यादा अपने ही लोगों के लिए आरक्षण दे रहा है, बाकी लोगों के लिए जॉब क्रिएशन यहाँ नहीं होगा। तो वह किसी पर्टिकुलर स्टेट में, चाहे हम मेडिकल कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या अदर चीजों की बात करें, तो बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वह भी इससे क्या होगा, डिक्लाइन होगा। इससे इन्वेस्टमेंट में भी कमी आएगी, तो हम ज्यादा संरक्षण इस बात को नहीं दे सकते। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे बच्चे कुछ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस है। लीगल चैलेंजेस भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, पहले ही इस पे बैन लगा दिया जाता है। तो कुछ यहाँ पर क्या है, लीगल चैलेंजेस हैं कि लॉ को चैलेंजेस कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, जैसे कि रिसेंटली हुआ है कि आर्टिकल 14 के बेस पे जो मेडिकल कोर्सेज है उसमें पीजी में आप डोमिसाइल बेस आरक्षण को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। तो यहाँ पर बच्चे लीगल है ना, वैधिक, विधिक और संवैधानिक जो चुनौतियां हैं ये है। ठीक है, तो ये हो गया विपक्ष। अब आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं पक्ष की, थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं बच्चे पक्ष की। ठीक है, कि आखिर इसमें जो पक्ष है वो क्या होने चाहिए, इसके पक्ष में क्या क्या ऐसे तरीके हैं कि ये लागू होना चाहिए। पहली बात तो देखो कि इससे क्या होगा, जो लोकल लेवल पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है बच्चे, जो बेरोजगारी है वह दूर होगी, होगी ना नहीं होगी? बेरोजगारी से क्या होगी, कम होगी, है ना। बेरोजगारी जो है बच्चे इससे कम होगी, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वह पैदा होगी। दूसरी बात है कि इससे आर्थिक बेनिफिट जो है वह होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, आर्थिक लाभ होंगे। इससे क्या होंगे बच्चे, लिख लो जरा, आर्थिक लाभ होंगे।
ठीक है, जॉब क्रिएशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें सोशल स्टेबिलिटी, सामाजिक स्थिरता, सोशल स्टेबिलिटी, सामाजिक स्थिरता होगी, लोग जॉब्स के लिए बाहर नहीं भागेंगे, है ना, सामाजिक स्थिरता होगी। एक हम ये कह सकते हैं, अच्छा एक बात देखो, जैसे कि मान लीजिए यूपी में एक गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम आएंगे तो हम 100% डोमिसाइल जो बेस आरक्षण है वो कर देंगे, तो लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो एक राजनीतिक लाभ भी है। तो इसमें क्या है बच्चे, एक हम पॉलिटिकल बेनिफिट भी इसमें देखते हैं कि कोई ये कहता है अरे भाई इसका तो बेनिफिट जो है ट्रंप को मिल गया। ट्रंप कह रहे थे ना कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो फिर मैं क्या करूंगा कि जो यूएस की सिटीजनशिप है बेसिकली उसको थोड़ा सा टाइट करूंगा। और इसके अलावा तो वहां पर उन्होंने किया ऐसा, लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो अगर आप मान लीजिए कि लोकल लेवल पर आप चीजों को प्रमोट करते हैं, वहां के लोगों को आप देते हैं, यही चीज लागू है किसी देश के लेवल पर कि यूएस में सबसे ज्यादा लोग अगर बाहर से जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रवासी अगर वहां जाते हैं, इंडिया के अगर वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में जब ट्रंप ये बात कहते हैं तो लोगों को वो बात पसंद आती है। तो यहाँ पर क्या बच्चे कि पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वह इसका मिलता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। लोकल लोग जब चीजों को सीखते, अब भाई सीख के तो कोई नहीं आता ना, सीखते तो सब यही है। तो बच्चे लोकल लेवल पर भी तो जो स्किल्स है वह लोग सीखेंगे ना धीरे धीरे करके। आखिर अगर बाहर से आप लोग बुला रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी सीखा होगा, उन्हें मौके पहले मिल गए, यहाँ मौके बाद में मिले। तो ये इसके विपक्ष पक्ष में तर्क हो गए। अब देखो एक गो हेड क्या हो सकता है, अगर हम ये कहें कि भाई नीति निर्माता अगर बनाते हैं पॉलिसी तो क्या ध्यान दें, भाई ये ध्यान दें कि लोकल लेवल के साथ साथ जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो नेशनल के इंटरेस्ट है बेसिकली इन हितों का भी जो ध्यान है दोनों का वह रखा जाए, दोनों के बीच में एक बैलेंस जो है वह बनाया जाए। ठीक है, एक हम इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा दें, एक हम समावेशी जो ग्रोथ है, समावेशी जो वृद्धि है, हम इसको बढ़ावा दें। और इसके अलावा हम एक बात और कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि भाई स्किल्स की प्रॉब्लम है तो स्किल डेवलपमेंट जो है वह सिखाए, इस तरीके से ये गो हेड हो गया। समझे इस बात को। सो यहां पर हम एक तरफ बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप अपनी बात को यहां से भी शुरू कर सकते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर हम कहते हैं एक भारत और श्रेष्ठ भारत, तो इसकी भावना के खिलाफ है ना लोकल, तो रिजर्वेशन श्रेष्ठ भारत इसकी भावना के खिलाफ, इसकी भावना के अगेंस्ट है, ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है, पर राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सारे चीजों को हमने देख लिया। एक क्वेश्चन देखो जरा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा यहां पर बच्चे, मैं आपको बता रही हूं कि यूपीएससी ने देखो क्या पूछा था, एक स्टेटमेंट बस इसमें देखना है हमें, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है, क्या ऐसा है? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो समटाइम्स नागरिकता और अधिवास क्या है, सिटीजनशिप एंड डोमिसाइल, क्या इसमें कोई अंतर आपको दिखाई देता है, कमेंट करके बताना। तो केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है, ये स्टेटमेंट सही है, ये यूपीएससी ने पूछा था 2021 में। सो यहां पर हमने डिस्कशन किया, आपको ये आर्टिकल्स याद रखने हैं। कभी भी बच्चे ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैठे एक दिन और सारे आर्टिकल्स पढ़ ले, जो चर्चा में रहे उनको आप याद करते जाएं, इस तरीके से साल भर में सारे आर्टिकल्स हो जाते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की हमने बात की, 16 क्लॉज 2, 3 ये आप पढ़ लीजिएगा, है ना। एंड डोमिसाइल बेस हमने काफी सारी चीजों को देखा, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है हमने उसको जाना। आर्टिकल 14, 16 क्लॉज 2, 3, 4, 19(1)G की बात की, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की बात की, किस बेस पर पक्ष विपक्ष की बात कर ली, और इस तरीके से आपका ये जो डोमिसाइल का टॉपिक है वह कवर हो गया। तो उम्मीद करती हूं कि ये आपको विषय समझ में आया होगा। फिर भी लगता है